आज का मौजूद जो है वो इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ अ विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर जो है उसको रूम एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। तो जिस वक्त ये मैन्युफैक्चर हुआ था उस वक्त घर इस लिहाज से नहीं बनाए जाते थे कि इनमें एसी फिट किया जाएगा। तो जब विंडो एसी बनाया गया तो अक्सर खिड़की जो है उसको काट के वहां फिट किया जाता था, इसलिए इसका नाम विंडो एयर कंडीशनर पड़ गया। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि ये विंडो के अंदर फिट किया जाए। बाद में जो घर बनाए गए, जो भी घर बनाए गए, उन घरों में बाकायदा खाना रखा जाता था कि उस खाने में लकड़ी का फ्रेम फिट करके फिर इसके अंदर एसी को फिट कर दिया जाता था। तो फिर वो विंडो एसी तो ना रहा, इसलिए विंडो एयर कंडीशनर जो है उसका नाम पड़ गया है, विंडो ही चल रहा है तो उसको रूम एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो घरों में भी है, दुकानों में भी किया गया है। दुकानों में जगह बना के एंगल वगैरह लगा के उसको फिट कर दिया गया। तो इस तरीके से बाहर तौर इसकी इलेक्ट्रिकल वायर डायग्राम जो है उसको समझना है कि इलेक्ट्रिकल वायर डायग्राम कैसे है। जहां तक इसका कंप्रेसर मोटर सीएम लिखा हुआ है, कंप्रेसर मोटर जो है उसका तल्लक है, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें दो वाइंडिंग होंगी, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग बारीक तार की होगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग की डिस्टेंस ज्यादा होगी, रनिंग वाइंडिंग की डिस्टेंस कम होगी। और ये इलेक्ट्रिकल मोटर ऐसी है जिससे हम कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर कहेंगे। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर ऐसी मोटर जिसके साथ रनिंग कैपेसिटर मुस्तकिल साथ लगा रहता है, तो ये रनिंग कैपेसिटर इसके साथ मुस्तकिल साथ लगा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हर विंडो एयर कंडीशन में जो फैन मोटर, जो कंप्रेसर मोटर इस्तेमाल की जाती है, बेशक वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो या रोटरी हो, उसमें एक ही स्पीड होगी। दो स्पीडें किसी कंप्रेसर के अंदर नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जो है दूसरे नंबर पर जो है ये फैन मोटर है, एफएम लिखा हुआ है। फैन मोटर जो है, फैन मोटर जो है इसमें ये भी मोटर जो है, ये मोटर जो है ये दो स्पीडों वाली है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये भी जो है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है, इसके साथ भी एक रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। क्योंकि ये इसके साथ पंखे लगे होंगे, एक ब्लोअर फैन है, एक एक्सियल फैन है, फैन मोटर कहते हैं, इसलिए इसके कैपेसिटर को फैन कैपेसिटर कह देते हैं। हालांकि ये भी बुनियादी तौर पर रनिंग कैपेसिटर ही होता है, रनिंग कैपेसिटर ही है। यानी दो रनिंग कैपेसिटर लगेंगे, एक जो है वो कंप्रेसर मोटर के साथ और एक फैन मोटर के साथ। क्योंकि फैन मोटर जो है वो कंप्रेसर की मोटर की निस्बत छोटी होती है, इसकी दोनों वाइंडिंगें उसकी निस्बत बारीक तार की होती हैं, लेकिन इसमें भी रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होगी, स्टार्टिंग बारीक तार की होगी। इसके साथ जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाएगा वो कम माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसके साथ किया जाएगा वो ज्यादा माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसके साथ 35 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, या 30 का इस्तेमाल कर लिया। जो फैन मोटर है उसके साथ 2.5 का कर लिया, बड़ा है तो 4 माइक्रोफैराड कर लिया। क्योंकि विंडो एयर कंडीशनर में 1 टन का एयर कंडीशनर भी आता है, 1.25 टन का भी आ रहा है, 1.5 टन का भी आ रहा है, 2 टन का भी आ रहा है, 2.5 टन के भी होते हैं, 3 टन के भी होते हैं। यानी मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में बड़े से बड़ा विंडो एयर कंडीशनर 3 टन का है, जो मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं। 3 टन के भी, 2.5 टन के भी, 2 टन के भी, 1.5 टन के भी, 1.25 टन के भी, 1 टन के भी, सब इंस्टॉल किए हैं। ये एक किताबों में चीज पड़ी होती है, एक अपने हाथों से की होती है। मैंने अपने हाथों से सारा काम किया, इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो है, अगर ये
फर्ज करें 1 टन का एसी है, जाहिर बात है उसकी मोटर छोटी होगी, उसका फैन कैपेसिटर भी कम माइक्रोफैराड का होगा, ठीक है। हो सकता है वो 17.5 माइक्रोफैराड का हो, 18 माइक्रोफैराड का हो। अगर वो 1.5 टन का आ जाता है तो वो 30 माइक्रोफैराड का आ गया। विंडोज की बात, स्प्लिट एसी की बात नहीं हो रही। और अगर वो 2 टन का है तो 40 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया जा सकता है, 35 का होगा उसका। इसी तरीके से ये फैन कैपेसिटर जो है अगर 1 टन का है तो 1.5 का हो सकता है, अगर 1.25 टन है 2.5 का हो सकता है, अगर वो 2 टन का है 3.5 या 4 माइक्रोफैराड का हो सकता है। बाहर तो रनिंग कैपेसिटर जो है, जो कंप्रेसर का साथ इस्तेमाल होगा, वो हमेशा फैन कैपेसिटर से ज्यादा माइक्रोफैराड का होगा, जिसका आमद भी बड़ा होगा। और रनिंग कैपेसिटर जो है अशकाल मैं पहले बता चुका हूं कि ये गोल शक्ल में भी हो सकता है, बैजवी शक्ल में भी हो सकता है, चौकोर शक्ल में भी हो सकता है और मुस्ततील शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो रनिंग कैपेसिटर है वो ऑयल कैपेसिटर होता है, ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त वाला होता है, और फैन के साथ भी, फैन मोटर के साथ भी ज्यादातर ऑयल कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी ने ड्राई कैपेसिटर इस्तेमाल भी किया है, लेकिन होंगे रनिंग कैपेसिटर। अब जो है इसके अलावा जो है कंप्रेसर मोटर, फैन मोटर। और फैन मोटर के बारे में ये है, यहाँ मैंने एच लिखा हुआ है, यहाँ एल लिखा हुआ है, कॉमन के साथ एच लिखा हुआ है, और इसके अलावा थोड़ा सी तार डाली हुई है उन्होंने रनिंग वाइंडिंग के सीरीज के अंदर, और यहाँ एल लिखा हुआ है, एल से मुराद लो। अब 2 तारें हैं जो सेक्टर स्विच से इसकी तरफ जाएंगी फैन मोटर को, ठीक है, या फैन मोटर से इधर आ गई, एक ही बात है। तो 2 तारें जाएंगी, एक हाई स्पीड के लिए, एक लो स्पीड के लिए। तो अब जो है इसी तरीके थर्मोस्टेट जो है वहां इस यहां से थर्मोस्टेट को जाएगी, थर्मोस्टेट से ओवरलोड को जाएगी, ओवरलोड से कॉमन को जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और मोटर छोटी सी बताई है, जेट वेन मोटर, जिसे एयर सिरिंज मोटर भी कहते हैं। छोटी सी होगी, छोटी सी है, और ये 3 वाट की बनाई जाती है, 2.5 वाट की भी होती है, लेकिन वोल्ट 220 है। स्प्लिट एसी के अंदर जो जेटवेन मोटर है या एयर स्विंग मोटर है वो डीसी वोल्ट 12 वोल्ट की आमतौर पर लगाई जाती है, लेकिन इसमें 220 वोल्ट की होगी और तकरीबन 3 वाट की होगी। तो ये जो है क्या करती है कि फ्लैपर पट्टियां होती हैं, उनको मूव करना, लेफ्ट और राइट उनको मूव करना होता है, ताकि हवा जो है लेफ्ट एंड राइट जो है मूव करे और कमरे में तमाम अतराफ की तरफ जो है फैल जाए, तमाम अतराफ की तरफ चली जाए। और अगर उनको आप स्टॉप करते हैं, फर्ज करें आप विंडो एसी के सामने बैठे हुए हैं, आप उन पट्टियों को अपने सामने करना चाहते हैं, तो इसके साथ स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो फ्लैपर पट्टियां वहीं ठहर जाएंगी। अगर आप उनको राइट साइड पर रखना चाहते हैं, उसको मूव करें, जब राइट साइड की तरफ आ जाए स्विच से ऑफ कर दें तो हवा राइट साइड की तरफ चली जाएगी। अगर आप उनको लेफ्ट साइड पर करना चाहें तो लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, और अगर आप उनको मूव करना चाहें तो मूव कर दें। इस तरीके से वो जेटवेन मोटर या एयर स्विंग मोटर जो है उसके साथ स्विच भी होगा, स्विच ऑन करने से ये ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है सेक्टर स्विच जो है उसको भी देखें, और इसके अलावा यहाँ मैंने 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ऊपर P लिखा हुआ है, नीचे N लिखा हुआ है, P फॉर फेस, N फॉर न्यूट्रल। जब भी वायरिंग जो है, किसी चीज की वायरिंग जो है उसको समझना है, बेस्ट वे ये है कि पहले न्यूट्रल देखे कहाँ कहाँ पहुंची है, पहले न्यूट्रल वाला मामला मुकम्मल कर लें। ये न्यूट्रल तार जो है हमने रनिंग कैपेसिटर के एक सिरे पे दी है, वहीं से तार जो है वो रनिंग को आ गई, कंप्रेसर के रनिंग को आ गई, यानी कैपेसिटर के जिस सिरे पे तार देंगे वही सिरा रनिंग बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला सिरा फ्री है वो स्टार्टिंग का हो जाएगा।
अब कंप्रेसर को बजरिया रनिंग कैपेसिटर न्यूट्रल मिल गई, वही तार वहीं से उठाई, वो हमने दूसरे कैपेसिटर को दे दी जिससे हम फैन कैपेसिटर कह रहे हैं। उसके जिस सिरे पर तार लगाई वही तार रनिंग को दे देनी है, फैन के रनिंग को दे देनी है। अगला सिरा आपके पास आ गया, स्पेयर है, उसी सिरे को आपने स्टार्टिंग के साथ लगा देना है। इस तरीके से फैन मोटर को भी न्यूट्रल मिल गई बिजली रनिंग कैपेसिटर, और कंप्रेसर की मोटर की रनिंग कैपेसिटर न्यूट्रल मिल गई, दोनों को हमने न्यूट्रल दे दी। तीसरी चीज चलने वाली हमारे पास जेट वेन मोटर है, वही न्यूट्रल उठा के हमने जेट वेन के एक सिरे पे दे देनी है। यानी इस तरीके से जिन चीजों ने चलना है उसमें कंप्रेसर की मोटर है, दूसरी फैन मोटर है, तीसरी जेट वेन मोटर है, तीनों को हमने न्यूट्रल दे दी। जेट वेन मोटर के साथ रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं है, छोटी सी सिंपल मोटर है, सादी मोटर है, तो तीनों को हमने न्यूट्रल दे दी। अब हम फेस की तरफ आ जाते हैं, तो सेक्टर स्विच को क्योंकि फेस दी जाता है, ठीक है ना, पीछे से तारे नहीं लगानी, यानी वोल्टेज नहीं देने, पहले चेक कर लेना है। जब चलाना होगा तो शू लगा के सॉकेट के अंदर ऑन कर लेना है, या ब्रेकर से दो तारे ले आनी है। तो यहाँ पर दूसरी फेस है, ये फेस जो है वो हाई और लो। अगर हम इसका ताल्लुक जो है, ये देखिए, ये पॉइंट अंदर से इसके साथ टच होता है तो हाई फैन चलेगा, इसके साथ टच होगा तो लो फैन चलेगा। अगर इसके साथ टच किया तो फैन स्पीड चल रही है, कंप्रेसर बंद है, कंप्रेसर बंद है, तो फैन आहिस्ता चल रहा होगा। तो क्योंकि फैन जो विंडो में इस्तेमाल होता है फैन मोटर, उसकी डबल शाफ्ट होती है, एक शाफ्ट जो एवापोरेटर की तरफ है वहां ब्लोअर फैन होगा, और जो कंप्रेसर की तरफ होगा एक्सियल फैन होगा, परों वाला पंखा होगा। अब जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, लो पे रखते हैं, तो फैन मोटर चल पड़ती है, आहिस्ता स्पीड पे चलती है, तो बाहर वाला पंखा तो चल रहा है, वैसे ही चल रहा, उसका मकसद तो कंडेंसर की हीट एग्जॉस्ट करने का था, लेकिन क्योंकि अब तो सिर्फ सिंपल फैन चल रहा है, अंदर वाला ब्लोअर जो है अंदर की हवा को घुमाएगा। और अब अगर हम उसकी फीस स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो हाई फैन पे कर देना है, इसका तल इसके साथ हो जाएगा, लो के साथ तल खत्म हो जाएगा। अंदर से फेस जो है वो हाई को जो थिम्बल है उसके साथ टच हो जाएगा और वो फैन की स्पीड तेज हो जाएगी। जब हम कूल पे करते हैं, लो कूल पे करते हैं, तो फिर इसका तलक जो है इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। अब क्या होगा कि बिजली या थर्मोस्टेट स्विच और बिजली ओवरलोड कंप्रेसर की कॉमन को ये फेस चला जाएगा। न्यूट्रल क्योंकि पहले मिली हुई है तो कंप्रेसर जो है वो चल पड़ेगा और फैन मोटर भी चल पड़ेगी, कूलिंग का अमल शुरू हो जाएगा, कमरे में कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम उसको हाई स्पीड पर करते हैं तो इसका तलब जो है अंदर से फैन कंप्रेसर के साथ लगा रहेगा और इसके साथ हो जाएगा हाई के साथ। अब जो है कंप्रेसर भी चलेगा और फैन स्पीड तेज चलेगी, जिससे जब फैन स्पीड तेज चलेगी तो एक्सियल फैन जो है कंडेंसर की ज्यादा हीट खारिज करेगा, इवेपोरेटर ज्यादा जज्ब करेगा, जिससे कूलिंग जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। अब जो है ये दोनों सिलसिले हैं। अब जो फैन मोटर है कभी कभार इसके अंदर भी ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्ट लगी होगी इंटरनल, इस पे लिखा होगा थर्मली प्रोटेक्टेड, अगर बहुत गर्म हो गई ये भी बंद हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये बंद होते हुए देखा नहीं हमने इसको कि ये बंद हो जाती है, चलती रहती है। जहां तक कंप्रेसर के ओवरलोड का तल्लक है तो बाज कंप्रेसर ऐसे हैं जिनकी ओवरलोड अंदर की तरफ लगी हुई है, कंप्रेसर के अंदर की तरफ, आपको बाहर ओवरलोड नजर नहीं आएगी, तो फिर आपने कॉमन के साथ तार लगा देनी है थर्मोस्टेट की लाकर। अगर ओवरलोड लगी हुई है तो ओवरलोड को तार देनी, ओवरलोड से फिर कॉमन को आ जाएगी। ओवरलोड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इन बोथ कंडीशन इट विल बी इन सीरीज, दोनों हालतों में सीरीज में होगी, हम सिलसिला होगी।
एक तार पे लगी होगी, ठीक है। इंटरनल ओवरलोड जो है उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा से ये है कि जब इंटरनल ओवरलोड ट्रिप कराती है, बंद कराती है करंट के बढ़ने की वजह से और अंदर की वाइंडिंग के गर्म होने की वजह से, क्योंकि वाइंडिंग के साथ जोड़ी होती है, तो काफी देर के बाद कंप्रेसर चलता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद चलता है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर इंटरनल ओवरलोड खराब हो जाए तो आपको कंप्रेसर को काट के, गैस लीक करके, फिर ओवरलोड उसको डट करके बाहर ओवरलोड लगानी पड़ेगी, या कंप्रेसर चेंज ही करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरलोड बाहर लगी हुई है, उसकी आसानी ये होगी कि हम बाहर से ओवरलोड चेंज कर लेंगे। तो मैं पहले भी एक दफ़ा इसके बारे में बता चुका हूँ, जब भी कंप्रेसर आपने नया लगाना है तो कोशिश करें कि ओवरलोड आप ऐसा कंप्रेसर हो जिसकी ओवरलोड बाहर हो। तो ओवरलोड की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ओवरलोड ही खराब है तो पूरा कंप्रेसर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब कंप्रेसर चेंज नहीं करें तो गैस भी नहीं डालनी पड़ेगी, ना ट्रांसपोर्टेट करना पड़ेगा, सारे पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए रोटरी कंप्रेसर बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिनकी इंटरनल ओवरलोड है, एक्सटर्नल नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग भी आ रहे हैं, इंटरनल ओवरलोड एक्सटर्नल नहीं है। लेकिन प्रेफर इस चीज को दें कि ओवरलोड जो है इट शुड बी आउटसाइड। उसके बाद जो है थर्मोस्टेट जो है, इसका बड़ा ही अहम किरदार है। थर्मोस्टेट जो है वो देखिए, एक तार सेलेक्टर से थर्मोस्टेट से ओवरलोड से कम हो गई। ओवरलोड ने तब बंद करना जब करंट जरूरत से ज्यादा हो जाए, यानी एक कंप्रेसर जो है उसकी नॉर्मल करंट जो लेनी है उसने, सपोज 10 एम्पियर है, वो 10 की जगह वो 12, 13, 14 एम्पियर लेना शुरू कर दे, फिर ओवरलोड उसको बंद करा दे, सेफ्टी के तौर पर। अगर वोल्टेज पीछे सही आ रहे हैं, फैन मोटर सही चल रही है, पंखे सही चल रहे हैं, गैस पूरी है, तो ओवरलोड बंद नहीं करती, ऑन ही रहती है। फिर आ गया थर्मोस्टेट की बात। अब थर्मोस्टेट का बहुत गहरा तलक है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिहाज से और इलेक्ट्रिक के साथ। अगर आप थर्मोस्टेट जो है थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई, आपने उसको 1 नंबर पर रखा, 1 नंबर पर अक्सर चलता ही नहीं है, 2 नंबर पे रखा तो थोड़ा सा चला, बंद हो गया, 3 नंबर पर रखा थोड़ी और देर चलेगा, फिर बंद होगा, फिर चलेगा, फिर बंद। लेकिन कमरे में कूलिंग जो है इतनी होगी कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उसको 4 नंबर पर रख देते हैं तो मुनासिब वाता कूलिंग होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आप 4 से ऊपर कर रहे हैं, 5 पे कर रहे हैं, 6 पे कर रहे हैं, 7 पे कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि ज्यादा देर तक जब कंप्रेसर चलेगा, रेस्ट कम लेगा, तो बिजली का बिल बहुत बढ़ जाएगा, काफी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए थर्मोस्टेट ऐसी चीज है जिसके जरिए आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक सारे इंडियन पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेफ्रिजरेटर है उसका थर्मोस्टेट बिल आवाज ना बढ़ाएं, डीफ्रीजर का थर्मोस्टेट बिल आवाज ना बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक वाटर का थर्मोस्टेट बिल आवाज ना बढ़ाएं, विंडो एसी का थर्मोस्टेट बिल आवाज ना बढ़ाएं। और अगर स्प्लिट टाइप एसी है उसकी डिग्री जो है वो बिला वजह कम ना करें। अगर सारे ही पाकिस्तानी या इंडियन भाई जो हैं वो सारी इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, मेरी बात पर गौर करें, तो यकीन करें लोड शेडिंग में बड़े वाजे फर्क पड़ जाएगा, आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। और ओवर कूलिंग जो है दैट विल बी डैमेज योर बॉडी। मुनासिब वाता कूलिंग एसी इसलिए होता है गर्मी ना लगे, इसलिए नहीं होता सर्दी लगनी शुरू हो जाए। इसमें थर्मोस्टेट का बड़ा अहम किरदार है कि बिला वजह थर्मोस्टेट को ज्यादा नंबरों पे ना रखें, क्योंकि थर्मोस्टेट का 4 से अगर 5 पे करते हैं तो कंप्रेसर की स्पीड नहीं बढ़ती, कंप्रेसर की स्पीड तो वही रहनी है, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ने से बिजली का बिल काफी बढ़ जाएगा। जिस कंप्रेसर ने 35 मिनट बनने के बाद ऑफ होना है, इंस्टेड ऑफ 35 मिनट्स वो 55 मिनट चलता है, उसी लिहाज से इलेक्ट्रिक बिल जो है वो बढ़ जाता है। ये चीज जो है ये ध्यान में रखिएगा। ये इसके वायरिंग इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। इसमें फैन कंप्रेसर जो है उसको अलग चेक करने का तरीका है, फैन मोटर को अलग चेक करने का तरीका है, कैपेसिटर को चेक करने का तरीका है,
और थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका है। थर्मोस्टेट के बारे में ये है कि थर्मोस्टेट के साथ बैलोस और कैपेटू होती है, वो कैपेटू टूट ना जाए, बैलोस टूट ना जाए। अगर वो उसमें गोलाटा लिक्विड लीक हो गया, थर्मोस्टेट बेकार हो गया। या फिर वो तो नहीं खराब हुआ, उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चल गए हैं, टूट गए हैं, तभी थर्मोस्टेट नया लगाना पड़ेगा। इनको देख लेना है। ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है उसके अंदर हीटर कॉइल होता है या बायोमेटल स्ट्रिप होती है, उसके पॉइंट्स होते हैं। अगर वो जल गए हैं तो उसको ठीक ना करें, उसका थर्मल ओवरलोड नहीं लगाने, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। फिर आपने सिर्फ जाके ये बताना है कि ओवरलोड जो है हमें, अगर 1 टन की एसी है तो 1 टन का बताना है, 1.25 टन है तो 1.25 टन बताना है, 1.5 टन तो 1.5 टन बताना है, 2 टन तो 2 टन बताना है। कितने टन की एसी है उसकी ओवरलोड प्रोटेक्टर चाहिए, वो लगा लेनी है। सेक्टर स्विच जो है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सेक्टर स्विच के बारे में ठीक है, हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि सेक्टर स्विच जो है वो बिल्कुल सेम वैसे लगाना चाहिए। उनका सिर्फ टर्मिनल्स को ना देखें, उसको काउंट ना करें, बल्कि चेक करें कि उसके स्टेप कितने हैं, उस स्टेप के मुताबिक उसको लगाना चाहिए। फैन मोटर जो है उसके साथ कैपेसिटर लगा होता है। अगर फैन मोटर का कैपेसिटर जो है वो उसके माइक्रोफेड में फर्क पड़ गया है, जिसको आम रूटीन में हम कहते हैं वीक हो गया है, उसकी वजह से फैन की स्पीड कम हो जाएगी। जब फैन की स्पीड कम होगी तो जाहिर बात है कि वो हीट कम खारिज करेगा, अंदर से कम जज़ब करेगा, ब्लोअर और दोनों कम हो जाएंगे। उसका कैपेसिटर जो है निकालें, नया लगा दें। ऐसे ही अगर रनिंग कैपेसिटर जो है वो वीक हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी कंप्रेसर ज़्यादा करंट देना शुरू कर देता है और स्टार्ट नहीं लेता, एम्पियर बढ़ के ओवर ट्रिप कर जाता है। फिर आप क्या करें कि जितने माइक्रोफेड कैपेसिटर आपने उतारा है, 30 का उतारा, 30 का लाग लगा दें। कम माइक्रोफेड का नहीं लगाना, ये नहीं कि 30 का पहले लगाओ तब 25 का लगा दें या 20 का लगा दें। लो, जितना का उतारा उतना ही लगाना है। और कैपेसिटर भी हल्की क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर जो है वो लगाएं तो काम ठीक हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ये है कि हम ये कैपेसिटर भी लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, कैपेसिटर की मोटर फिर स्टार्ट नहीं लेती, तो बाजार से एक पावर पैक कैपेसिटर मिलता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 तारें होती हैं, उन्हीं दोनों तारों को एक रनिंग पर लगा, स्टार्टिंग पर लगा देना। फिर स्विच ऑन करके देखा, वो स्टार्ट ले लिया उसने, काम बन गया, बहुत पैसे बच गए। अगर वो नहीं स्टार्ट लिया तो फिर कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, कंप्रेसर बहुत महंगा है। जब कंप्रेसर चेंज करेगा तो फिर गैस भी डालनी पड़ेगी, उसको वर्कशॉप जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, अच्छे खासे अखराज हो जाएंगे। अगर जस्ट उसी से काम चल गया है पावर पैक से, पहले ऐसा था कि उसके लिए हमें वोल्टेज और पोटेंशियल इस्तेमाल करनी पड़ती थी, साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बात तो ये ज्यादा इजी काम आ गया कि आपने पावर पैक लगा का काम चला के देख लिया। तो अब उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर ले लेते हैं और पोटेंशियल ले लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल ले लेने से पहले आपने रनिंग कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर टच करके देख लेना, स्टार्ट ले लेता है, ओके। अगर स्टार्ट नहीं लिया तो फिर पोटेंशियल ले लगाना का कोई फायदा नहीं है। तो अब जो आपने लगाया, स्टार्ट ले लिया, जब नहीं लगा तो स्टार्ट नहीं लिया, फिर लगा दूसरा कैपेसिटर टच करते हैं, स्टार्ट ले लेता है, जब नहीं लगाते नहीं लेता। तो जब हर दफा स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं साथ रहने के तो स्टार्ट लेता, जब नहीं लगाता तो नहीं लेता। इसका मतलब कि पोटेंशियल ले जो है 100% दूरी है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में लाकर अलग करते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि रनिंग कैपेसिटर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर में ये बड़ी अहम फर्क है कि रनिंग कैपेसिटर लगातार साथ लगा रहता है, ज्यादा वोल्टेज का होता है, वो खराब नहीं होने देता। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है कम वोल्टेज का होता है, वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग उसको लगाना है और ले उसको लादा कर दे। अगर ले नहीं लगाते, उसको स्टार्ट लादा नहीं करते, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर 100% बल्ट हो जाएगा। तो ये इसके बारे में है कि इलेक्ट्रिकल वायर डायग्राम ऑफ विंडो इग्निशन। इसके साथ मैंने कुछ और बातें भी आपको बता दी हैं, इसको आप नोट करें, इसकी पिक्चर लें। अगर वो और हीट एंड कूल है तो सेलेक्टर स्विच और थर्मोस्टेट दोनों का फर्क होगा, डायग्राम मामूली सा फर्क होगा, बाकी सारा ऐसे ही होगा। तो इसके अलावा ऐसा भी है
कि जब भी कोई भी आप एयर कंडीशन जो है आप खोलें, उसकी डायग्राम जो है, आजकल तो मुश्किल ही नहीं है, मोबाइल आपके पास, उसकी पिक्चर ले ली, कौन कुछ तार कहाँ लगी है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए किस मकसद के लिए लगी है। लकीर का फकीर नहीं बनता।